हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका शांतनु सर लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का फिर एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। ठीक, जिनमें कि मोल से पहले भी हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। ठीक, मोल तो एक तरीके से मोल इज जस्ट लाइक अ नंबर, एक तरीके की संख्या। जैसे इन अ पेयर टू थिंग्स आर देयर, किसी पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, डजन में 12 चीज़ें होती हैं, कैरेट में 20 चीज़ें होती हैं, 20 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक नंबर है मोल जिसकी एक सर्टेन वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। लेकिन अच्छा, दूसरा एक शब्द और लगा हुआ है इस चैप्टर के साथ, स्टोइकियोमेट्री। तो ये एक तरीके के कोफिशिएंट्स हैं कि कितनी संख्या में कोई मॉलिक्यूल है, कितनी संख्या में किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एंटिटी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट कितनी नंबर में, कितनी संख्या में बना रहा है, तो वो स्टोइकियोमेट्री है। ठीक, जैसे मान लो एक रिएक्शन हम देखते हैं, H2 + Cl2 प्रोड्यूस 2HCl। तो हम कह सकते हैं कि 1 इन नंबर, एक वॉल्यूम में, एक नंबर में हमारा हाइड्रोजन और एक ही हमारा क्लोरीन क्या बना रहा है, 2NHCl बना रहा है। ठीक, तो ये जो 1 है, ये 1, ये 1, ये 2, ये एक तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं और इनको ही हम देखने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, आज के इस टॉपिक में। उससे पहले बेटा कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने लिख रखी हैं बोर्ड पे, जिनको हमें देखना है, समझना है, जानना है। जैसे ये चैप्टर बेसिकली डील करेगा किससे, गैसेस से। जहाँ पर भी बात किसी लिक्विड की आएगी, सॉलिड की आएगी, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चैप्टर चलेगा। ज़्यादा फोकस रहेगा गैसेस के बिहेवियर पर, गैसियस रिएक्टेंट पर, गैसियस प्रोडक्ट पर। ठीक, तो जैसा कि क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ी रखा था, द गैस लॉ नाम से एक चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डाल्टन्स पार्शियल लॉ इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर इक्वेशन, तो इस तरीके की ढेर सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, जिनमें अभी हमारे मतलब का क्या है, एक चार्ल्स लॉ, एक बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले बात करेंगे बॉयल्स लॉ की। ठीक, किसकी, बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ बेटा जैसे कि नाम में इसके आ रहा है, बॉयल्स लॉ। देखो, बॉयल को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप बॉयल से याद कर सकते हैं। ठीक, बॉयल से याद कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, बॉयल कोई चीज़ कब होगी, जब उसका टेम्परेचर उसका फ्लक्चुएट करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो बस इसी टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, अब एक चीज़ समझो, 2-3 चीज़ें हैं किसी गैस में जो कि बड़ी ही तेज़ी से अपनी संख्या को बदलती हैं। एक चीज़ होती है गैस का सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम, गैस है कितने सीसी, कितने mm, कितना गैस का वॉल्यूम है, गैस कितना है, कितने ml। दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है प्रेशर। बस इन्हीं तीनों का रिलेशन हमें देखना है। सबसे पहला था हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल को याद करने के लिए आप बॉयल से याद कर लें, और बॉयल कोई चीज़ कब होगी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो बस टेम्परेचर को कर देना है कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो बची 2 चीज़ें, एक बचा प्रेशर, एक बचा वॉल्यूम। एक बचा प्रेशर, एक बचा वॉल्यूम। अब बात सुनो, प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, अभी समझ जाओगे 1 सेकंड में, और फिर कभी इसको किसी ट्रिक से याद भी नहीं करना पड़ेगा। एक ये सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर। ठीक, बंद सिलेंडर है, जिसमें कि हमने क्या किया, एक पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एक पिस्टन है। ठीक, यहाँ पे कुछ सर्टेन वॉल्यूम में कोई गैस भरी होगी, यहाँ पर पिस्टन हमने ऊपर कर रखा है। तो गैस का जितना वॉल्यूम है वो मैक्सिमम जितना एक्सपेंड हो सकता था उतना एक्सपेंड है। अब हमने क्या किया कि एक दूसरी सिचुएशन देखो, ये एक क्लोज्ड वेसल है, इसके सिमिलर वॉल्यूम का, और वही गैस है। अब हमने क्या किया बेटा, हमने जो पिस्टन था उसको प्रेस कर दिया नीचे की तरफ, दबा दिया। बात समझना, क्या कर दिया, दबा दिया। ये एक वेसल है जिसके अंदर कोई गैस यहां पर फिल है, ये पिस्टन लगा रखा है। अब गैस पूरे इतने वॉल्यूम में फिल है। ठीक, जब पिस्टन को हमने दबा दिया तो गैस में हमने पढ़ रखा है, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था, तो गैसेस की एक खास बात है, दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैस के मॉलिक्यूल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है और सबसे कम उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ये कंप्रेस होंगे और नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के, तो कंप्रेस होकर के गैस भर जाएगी। यानी कि गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। सॉलिड को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लिक्विड को कुछ हद तक कर सकते हैं। तो गैस को कंप्रेस कर दिया, गैस सिमट के थोड़ा जितना मैक्सिमम कंप्रेस हो सकती थी उतना कंप्रेस होकर आ गई। अब एक बात समझो,
हम लोग पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ में बॉयल टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, बचा प्रेशर और वॉल्यूम। अब बेटा देखो यहाँ प्रेशर कम है, यानी कि हमने पिस्टन को बाहर कर रखा है, तब इसका वॉल्यूम इतना है गैस का। और जब प्रेशर बढ़ाया यानी कि पिस्टन को दबाया, तब गैस कम जगह में आ गई। मतलब जब प्रेशर बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया। क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्रेशर को किया इंक्रीज, तो वॉल्यूम हो गया रिड्यूस। और यहाँ प्रेशर हमारा बहुत कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। हमेशा जब भी इस चीज़ को पढ़ो तो वॉल्यूम के हिसाब से पढ़ो। क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बस समझ में इतनी, यानी कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। देखो प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गया, कम जगह पे कंप्रेस हो गई गैस। और यहाँ पर हमने प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, यानी कि किसका कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन है, यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब भाई देखो कराओ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई और कोई ना कोई कांस्टेंट ले लो। यहाँ पे हमने कहा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? किसी कांस्टेंट के। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग सिचुएशन है P1 V1, तो यहाँ पर अगर कोई दूसरा प्रेशर है P2 V2, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, P1 V1, तो बराबर के बाद हमेशा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आ गया K। अगर प्रेशर 1 है पहली कंडीशन में, वॉल्यूम V1 है, तो कांस्टेंट K1 होगा। ऐसे ही अगर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, तो कांस्टेंट K2 होगा। और अगर इफ K1 इज इक्वल टू K2, सो वी कैन से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इतना हो गया। ये था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक, तो बॉयल लॉ में हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, the volume of a given mass of a gas when temperature is constant, so volume is inversely proportional to pressure। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और उसका हमने प्रॉपर एक इक्वेशन लिख लिया। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वहां किसको कांस्टेंट किया था? किसको किया था? हमने किया था टेम्परेचर को। तो यहां पर किसको करेंगे? प्रेशर को। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। दो चीजें बची, एक बचा वॉल्यूम और एक बचा टेम्परेचर। अब ये घटेगा कि बढ़ेगा नहीं पता, देखते हैं क्या होगा। देखो देखो भाई, देखो देखो, ये एक वेसल है जिसके अंदर कोई गैस फिल है। ठीक, इतने वॉल्यूम में गैस फिल है, और ये पिस्टन एक लगा हुआ है जो कि प्रेशर ठीक ठाक बढ़ा हुआ है, प्रेशर है। अब अगली सिचुएशन हमने क्या किया, एक बर्नर लगा करके, बुनसन बर्नर लगा करके इसको हमने हीट किया। और हीट करने पे एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे गैस हीट हो रही है तो पिस्टन धीरे धीरे खिसक रहा है ऊपर की तरफ। मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है,
और गैस जितना चाह रही है उतना एक्सपेंड हो रही है, यानी कि वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, यहां पर टेम्परेचर कम था, गर्म नहीं किया था हमने, तो वॉल्यूम कैसा था, कम था। अब देखो सेम एक ही साइड के एरो हैं, टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिया तो गैस एक्सपेंड करी, गैस के मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, टक्कर करेंगे एक दूसरे से और बड़ी तेज एक्सपेंड करेगी गैस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो गैस एक्सपेंड कर गई, यही टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा। यानी कि हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सीधी बात। मान लो कोई सिचुएशन है जब वॉल्यूम है V1 एट द टेम्परेचर T1, ठीक, तो V1 और ये T कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, इस समय कांस्टेंट क्या होगा, K1। ऐसी अगर कोई दूसरी सिचुएशन है V2 और टेम्परेचर है T2, तब कांस्टेंट होगा K2। इफ K1 इज इक्वल टू K2 देन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक, अब दोनों को हम मिला के एक बात कह सकते हैं, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को मिला करके अगर एक तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। एक बात सिखा दी है कि बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट कर दो। ये डायग्राम बना करके वेसल बनाया, उनमें पिस्टन लगाया, किसी में टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, किसी में प्रेशर घटाया बढ़ाया। उनसे हमने ये भी समझा दिया है कि आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ कब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, कब कम हो रहा होगा। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी जो कि थी, पहला था हमारा बॉयल्स लॉ, दूसरा था चार्ल्स लॉ। अब जितना भी कंक्लूजन हमने निकाला इन दोनों से, ठीक, इन दोनों से जो भी हमने कंक्लूजन निकाला, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम, ये देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब इनको नीचे लाए तो क्या बना, डिनोमिनेटर में लाए तो V1 अपॉन T1 इज कांस्टेंट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया P1 V1 कांस्टेंट। इन दोनों को अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यानी कि क्या होगा, V1, देखो V1 न्यूमरेटर में है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वॉल्यूम, इसको अपॉन में 1 कर दो अपने समझने के लिए, हर सिचुएशन में वॉल्यूम न्यूमरेटर में ही है, प्रेशर न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम न्यूमरेटर में। अगर दोनों को मर्ज करेंगे तो बनेगा प्रेशर P1 V1, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन P2 V2 अपॉन T2। तो इतना था हमारा कौन, ये था हमारा गैस इक्वेशन। ये हमारा कौन है, गैस इक्वेशन है। ठीक, गैस इक्वेशन जो कि दोनों को मिला करके आया है। कैसे आया है, ये आया है ठीक है, इतना हो गया, नोट कर लेंगे इसको बेटा। अगला जाओ एसटीपी। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिनमें कि टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, प्रेशर आपका होना चाहिए 1 atm या 1 बार या 760 mmHg या 76 cmHg। ओके, ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन। अब एक चीज़ में नहीं आती है, एक चीज़ में नहीं आती बेटा,
जिसको कि कहते हैं, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो या टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट जीरो। तो ये है क्या, ये बेटा एक्चुअली जो जीरो केल्विन होता है, कौन, जीरो केल्विन, यही हमारा है एब्सोल्यूट जीरो। या अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, बात सुनो, जब भी चेंज करते हैं हम स्केल्स को, तो जहाँ से जीरो केल्विन शुरू होता है, यानी कि हम अगर आप समझ सकते हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है 273 केल्विन के, तो केल्विन में जो जीरो की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ठीक है, ठीक। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री मतलब हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिशन। अब इसमें परसेंट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एक हमने इक्वेशन सबसे शुरू में लिखी थी कि अगर H2 रिएक्ट करता है Cl2 से और बनाता है 2HCl, मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट करके, या एक एंटिटी हाइड्रोजन की वही सेम, मतलब फेज भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर एक गैसियस है तो दूसरा भी गैसियस, एक एंटिटी हाइड्रोजन की एक एंटिटी क्लोरीन से रिएक्ट करके दो एंटिटी किसकी बना रही है, HCl की। ठीक, तो ये कंडीशन है किसकी, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री, कि कौन रिएक्टेंट कितनी मात्रा में, कितने नंबर में किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके और किस नंबर में, किस रेशियो में, किस अनुपात में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट, जो कि है गैलुसैक लॉ, जिसको कि बड़े ध्यान से पढ़ना है हमको। ठीक है, गैलुसैक लॉ, गैलुसैक लॉ। गैलुसैक लॉ क्या है बेटा, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन हमको इतनी मिलती है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन देयर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब क्या हुआ इसका, When gases react, they do so in their volume which bear a simple whole number ratio। मतलब ये कि मान लो अमोनिया गैस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, सॉरी नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है, अमोनिया। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 3 2 6 2 3 6। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 2 6। हाँ ठीक है बेटा, चलो। अब गैलुसैक ने क्या कहा, गैलुसैक ने कहा कि भाई देखो, यहाँ गैलुसैक को स्टोइकियोमेट्री से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। गैलुसैक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी बीच में गैस सॉलिड रिएक्टेंट या लिक्विड रिएक्टेंट या लिक्विड सॉलिड प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उनके वॉल्यूम को
उनकी कंसंट्रेशन को हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, मतलब एज 1 कांस्टेंट। और पता ही है कि 1 के मल्टीप्लाई या डिवीजन से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो उनको हम एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं या उनकी कंसंट्रेशन को 1 कंसीडर कर सकते हैं। चलो भाई, गेलुसैक ने कहा कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन देयर वॉल्यूम व्हिच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा। ये था गेलुसैक का लॉ, ठीक है, याद रहेगा। इससे कहीं ज़्यादा यूज है इस चीज़ का, इतना समझ तो लिया हमने, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इसका यूज है जब इसके हम न्यूमेरिकल्स कर पाएँ, जो कि हमारे एक्चुअली एग्जाम में आना है। ठीक, ठीक, ये हो गई गेलुसैक लॉ की डेफिनेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन विदाउट व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी फॉर्म। सबसे पहले लिखेंगे इसका रिएक्शन, कौन बर्न कर रहा है, एसिटिलीन, C2H2। परेशान मत हो, ये क्वेश्चन दी रहेगी, हो सकता है बैलेंस ना हो, इतना हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ बर्न किसकी हेल्प से करेगी, ऑक्सीजन की हेल्प से। सबसे पहला प्रोडक्ट हमेशा याद रखना CO2 होता है, हम बता रहे हैं आपको, और दूसरा वाटर वेपर होता है। वैसे ये क्वेश्चन दी रहेगी, इतना हो सकता है कि बैलेंस ना हो। चलो भाई, बैलेंस कर लेते हैं, फिर आगे का पार्ट इसका करेंगे क्वेश्चन का। इसी बहाने हम लोगों को बैलेंस करना भी आ जाएगा और कुछ नया भी सीख जाएंगे। कॉफिशिएंट मेथड एक है, होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का। क्लास अप टू क्लास 10th, 11th-12th में तो खैर बहुत कुछ होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जब आती है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अभी केवल इतना है आपका, हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड और एक ये कॉफिशिएंट मेथड। कॉफिशिएंट में अपने मन से क्या करेंगे, एक कॉफिशिएंट, सबको एक एक कोई कॉफिशिएंट अलॉट कर देंगे, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। कोई नंबर किसी मॉलिक्यूल के पहले जो लगा है, साथ में लगा हुआ है, वही कॉफिशिएंट है उसका। ठीक, तो एसिटिलीन को कॉफिशिएंट दिया A, इनको दिया B, CO2 को दिया C, D। एक सीक्वेंस में देंगे सबको A B C D। अब अगला एक काम करते हैं, देखो भाई, कार्बन कितनी जगह है, रिएक्टेंट साइड केवल एक जगह, यहाँ पर कितना है 2A। सब स्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है कार्बन 2A, तो कार्बन हमारा है 2A, और उधर कार्बन कितना है, केवल एक जगह यहाँ पे, कितना, केवल C, केवल 1C। कार्बन देखो कॉफिशिएंट कितना है, 1 है ना, 1 × C तो 1C। चलो भाई, अगला आ जाओ, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2A, हाइड्रोजन हो गया 2A। यहाँ हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितना है 2D, और कहीं है ना। ऑक्सीजन बचा सबसे लास्ट, कितना है 2B, और कहीं है रिएक्टेंट साइड ना। ऑक्सीजन हो गया हमारा 2B। यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 2C प्लस केवल एक, यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना होगा, यहाँ 1 होगा, ऑक्सीजन के साथ 1 है, 1 × D मतलब केवल D। अब एक काम करो, किसी भी एक को 1 अलॉट कर दो। तो हमने कहा लेट A = 1, A को 1 अलॉट कर दिया अपने मन से, आप फ्री करने के लिए। तो 2A की वैल्यू रखेंगे 1 = C, 2 1 जा 2 = C। अब जैसे ही हमने एक आदमी की वैल्यू डिसाइड करी, किसकी, A की वैल्यू 1, तो C आ गया 2। ठीक, अब इधर आ जाओ, इनमें आ जाओ, इन्होंने कहा 2, A की वैल्यू हमने कितना माना 1 = 2D, 2 1 जा 2 = 2D, सो 2/2 = D, सो D = 1, 1 जा हो गया। 3 लोग आ गए। चलो भाई, अगला आ जाओ, इन पे ये कह रहे हैं 2B = 2, C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 1, 2 2 जा 4 + 1 = 5। किसकी वैल्यू है 2B की, सो B = 5/2। देखो साथ में 2 लगा था, मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो B = 5/2, 5/2 हो गया इतना। चलो भाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो अब उठा के इन सबको रख दो, यहाँ से A गायब करो, A की जगह आप लिख दो कितना 1, यहाँ से B गायब करो, B की जगह लिख दो 5/2, यहाँ से C गायब करो, C की जगह लिख दो 2, यहाँ से D गायब करो, D की जगह लिख दो 1, लिख दिया। अब नीचे का सब गायब कर दो, सीख गए ना। सबसे पहले सबको ABCD अलॉट किया कॉफिशिएंट एक सीक्वेंस में, फिर देख लिया कि रिएक्टेंट साइड कार्बन कितना है, एक ही जगह था, तो 2A, यहाँ A लिखा था ना पहले, 2A = उधर कितना था, मात्र 1 था, तो 2C एक कार्बन था, देखो एक ही कार्बन है। उस तरीके से कॉफिशिएंट करके सबके नंबर बराबर कर लिए, किसी एक को उठा करके 1 अलॉट कर दो, उसके बाद उससे इन इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाओ, सबकी वैल्यू आती चली जाएगी, ऐसे कर दो, बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस से परेशान ना हो, तो थोड़ा सा देखने में खराब लग रहा है, जिसको भी सही करेंगे।
है ना, अच्छा लगना भी जरूरी थोड़ा सा। अच्छा का मतलब ये है कि कैलकुलेशन आसान रहेगा, और अच्छा क्या भाई देखो यहाँ पे 5/2 थोड़ा कम सही लग रहा है। अगर सबको हम 2 से डिवाइड कर दें, मान लो 5/2 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, ना डिवाइड नहीं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, 2 1 जा तो केवल 5 बचेगा, है ना। यही काम करते हैं, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। इसका एक फ़ायदा होगा कि ये जो फ्रैक्शन में आ रहे नंबर ये गायब हो जाएंगे। ओके, 2 1 जा 2, C2H2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5O2, 2 2 जा 4, CO2, 2 1 जा 2, H2। अब सब बैलेंस है, गिन लो एक बार। 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 4 2 जा 8 यहाँ पे, तो 8 + 2 10, बैलेंस। चलो भाई जो इन्फॉर्मेशन दी उसको नोट करते हैं। इन्फॉर्मेशन दी है कि 200 ml ऑफ एसिटिलीन, 200 ml ऑफ एसिटिलीन, 200 ml ऑफ एसिटिलीन। अब एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो ये कहता है कि सबसे स्मॉल अगर एंटिटी हमारी 200 है तो 2 की वैल्यू है 200, तो 1 की वैल्यू होगी 100, तो 5 की वैल्यू 500, तो 4 की वैल्यू 400, तो 2 की वैल्यू 200। एक लाइन में हो गया सब कुछ हो गया। क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, तो ऑक्सीजन 500 ml, अगर किस में दिया था ये ml में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, CO2 400 ml। क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन मान लो 2-3 दी हो तो भी सबसे छोटी वाली को रखेंगे, फिर देखेंगे कि कितने की दी है, 2 एंटिटी की वैल्यू है, 2 एंटिटी की वैल्यू 200, तो 1 एंटिटी की वैल्यू 100, और 1 की 100 तो 5 की 500, 4 की 400, 2 की 200। सिंपल। ये मेथड अच्छा काम नहीं करेगा बोर्ड के लिए, और नंबर भी आपके कट सकते हैं। उससे बचने का तरीका क्या है, यूनिटरी मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं एक नियम, यूनिटरी मेथड। पहले एक का निकालेंगे, बड़ी इंफॉर्मेशन से एक का, एक से फिर एक से ज़्यादा का। जैसे कि दे रखा है यहाँ पे 200 ml, कौन है, C2H2। तो अगर अब देखो ज़्यादा जो गैलुसेकला में, जो गैलुसेक ने क्या कहा कि when gases react under the similar condition of temperature and pressure, when gases react they do so in their volume which bear a simple whole number ratio। तो होल नंबर रेशियो तो सबको हमने अलॉट कर दिया, सबके कोएफिशिएंट होल नंबर है, जो फ्रैक्शन में था उसको भी गैप करके हमने होल नंबर में कर लिया। अब भाई करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि कौन किस नंबर से रिएक्ट कर रहा है। 2 वॉल्यूम C2H2 मतलब एसिटिलीन, 2 वॉल्यूम एसिटिलीन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। 2 वॉल्यूम एसिटिलीन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बना रहा है। तो अगर 2 वॉल्यूम है 200 ml, इफ 2 वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml, सो 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 200/2 ml, मतलब 1 जा 100 ml। ये तो आ जाएगा ना 200 का आधा 100, ठीक। तो 1 वॉल्यूम 100, तो ऑक्सीजन कितना है 5 वॉल्यूम, सो 5 वॉल्यूम O2 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स 500 ml। सो 4 इज इक्वल टू, मतलब 4 वॉल्यूम CO2 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 वॉल्यूम 200 ml ये, 400 ml CO2, 500 ml ऑक्सीजन, 200 ml, ठीक है। हाँ बस समझ गए, नोट करेंगे, समझ में आया। काफ़ी चीज़ें सीखी हमने, बैलेंसिंग सीखा, बैलेंस करने के बाद गैलुसेक लॉ को लगाना सीखा, इक्वल वॉल्यूम को रिएक्ट कराया, और उनसे हमने पता किया कि 200 ml जब 500 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 400 ml CO2 प्रोड्यूस होगा और 200 ml वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। नोट कर लेंगे इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन, इफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट, व्हाट विल बी कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर प्रोड्यूस्ड। जो मिक्सचर प्रोड्यूस होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा, रिएक्शन लिखते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्या प्रोड्यूस करेगा, HCl। बैलेंस करो,
टू हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। चलो भाई, कौन है 6 लीटर हाइड्रोजन? 6 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 5.6 लीटर क्लोरीन के साथ। तो प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या होगा? देखो भाई, एक वॉल्यूम इनका है, एक वॉल्यूम इनका है और 2 वॉल्यूम इनका है। यानी एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं? बात समझो पहले। एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं, यहां पे देखो लिख भी रखा है मैंने, लिमिटिंग रीजेंट। जैसे कि दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बात समझो, इक्वल वॉल्यूम उनका रिएक्ट करेंगे। तो इस 5.6 के साथ 5.6 इनका भी रिएक्ट कर पाएगा। बस समझना, यानी कि हाइड्रोजन का कितना टोटल 6 था, 6 में से 5.6 ही रिएक्ट कर पाएगा। बात समझो, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से कोई अगर एक समय के पहले ही फिनिश हो गया, यूज हो गया, तो दूसरा किससे रिएक्ट करेगा? किसी से नहीं, कोई है ही नहीं साथ में रिएक्ट करने के लिए। रिएक्ट का मतलब ही होता है कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों। तो एक अकेला जो बचेगा वो बचा ही रह जाएगा। तो हाइड्रोजन बचा रह जाएगा, कितना? टोटल 6 था, इसके बराबर रिएक्ट करेगा 5.6 लीटर। सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, कितना बचेगा? 0.4 लीटर। तो अनरिएक्टेड रह जाएगा। कौन? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी बिना रिएक्शन किए ही बच जाएगा। इनका एक वॉल्यूम तो इनका 2, इनका एक वॉल्यूम तो इनका 2, यानी जितना ये इसका डबल। इफ 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6 लीटर, so 2 volume means 5.6 multiplied by 2 means 11, 2 6 are 12, 1 carry, 2 5 are 10, 1 11, 11.2 लीटर HCl will be produced। कितना प्रोड्यूस होगा HCl? कितना प्रोड्यूस होगा? 11.2 लीटर। क्लोरीन कितना यूज होगा? 5.6 लीटर। और हाइड्रोजन यूज कितना होगा? 5.6 लीटर। कितना अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा? 0.4 लीटर अनरिएक्टेड। और इसी हाइड्रोजन सॉरी इसको नहीं, क्योंकि पहले क्लोरीन फिनिश हो जाएगा, इसीलिए यही क्लोरीन हमारा क्या कहलाएगा? LR, लिमिटिंग रीजेंट। क्या हो जाएगा ये? लिमिटिंग रीजेंट। तो कई चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी है ना, जिनमें कि हम लोग लिमिटिंग रीजेंट तक फिनिश कर चुके हैं। अब एवोगाड्रो लॉ बचा है और एटॉमिसिटी। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। गेलो-सैक लॉ पढ़ा, डेफिनेशन देखा और साथ में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे गेलो-सैक लॉ से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है एवोगाड्रोज लॉ। अमीडो एवोगाड्रो ने 1811 में ये एक लॉ दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से डीप थोड़ा सा आगे जाके इलॉन्गेशन था या एक्सप्लेनेशन था किसका? गेलो-सैक लॉ का। जैसे गेलो-सैक बात कर रहे थे वॉल्यूम की, तो एवोगाड्रो ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा इक्वल अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्ट विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो एवोगाड्रो ने क्या कहा? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बियर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा? कि अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है, वॉल्यूम इक्वल है, तो वो वॉल्यूम जो होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, यानी अगर किसी का एक सर्टेन वॉल्यूम है, उसमें जितने मॉलिक्यूल हैं, जितनी सर्टेन वॉल्यूम है, उस सर्टेन वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, कोई दूसरा सैंपल है किसी गैस का, उसका भी वही वॉल्यूम है, तो मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे। बस ये बात थी जो कि एवोगाड्रो ने कही। एवोगाड्रो नंबर Na जिसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23,
इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवोगाड्रोस लॉ और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। क्या कहा था इन्होंने, एवोगाड्रो ने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे एक रिएक्शन नीचे दिख रही होगी आपको, रिएक्शन दिख रही है भाई। देखो गैलूसैक क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे बगल में कॉफिशिएंट 1 है, इनके बगल में कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 होगा। सॉरी, अच्छा बैलेंस नहीं किया था, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बैलेंस है। तो गैलूसैक जैसे बोल रहे थे कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। एवोगाड्रो ने क्या कहा, एवोगाड्रो ने कहा कि 1n नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1n नंबर ऑफ क्लोरीन एंड प्रोड्यूस 2n नंबर ऑफ HCl। इन्होंने नंबर्स में मॉलिक्यूल की संख्या की बात करी, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स की बात करी। 1n नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1n नंबर ऑफ क्लोरीन एंड प्रोड्यूस 2n नंबर ऑफ HCl। ठीक, इन्होंने नंबर की बात करी ना कि वॉल्यूम की। इन्होंने पहले ही बोल दिया क्या, अंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब इधर आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अगर कोई एक गैस है जिसका नाम है ए, दूसरी गैस है बी। इस ए गैस के 50 cc क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इस गैस ए का 50 cc अपने आप में होल्ड कर रहा है y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है, नंबर कितना है y। कोई दूसरी गैस बी है जिसके पास है, जिसका वॉल्यूम है 25 cc, तो इनके पास मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब देखो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है तो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गौर से देखो, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ये ए है, इनका वॉल्यूम है 50 cc और इसका जस्ट हाफ है ये 25 cc। तो अगर 50 cc के पास है y मॉलिक्यूल तो इसके जस्ट हाफ 25 cc के पास कितने होंगे, y/2 मॉलिक्यूल, जस्ट हाफ। अगर इनके पास संख्या में y है, y कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या, 100 200 400 1000, तो उसका जस्ट आधा इनके पास होगा क्योंकि इनका वॉल्यूम भी क्या है, आधा। इतना था एवोगाड्रो का लॉ। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें और भी डिफाइन करी, जैसे एटॉमिसिटी बहुत अच्छे से इन्होंने बताई कि एटॉमिसिटी क्या है, जोर भी दिया इस बात पर। एटम को डिफाइन किया, मॉलिक्यूल को डिफाइन किया, एटॉमिसिटी को डिफाइन किया। ठीक, एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा एलिमेंट जो कि मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो मीन्स 1। बहुत सारे डायटॉमिक होते हैं, कुछ ट्राई होते हैं, कुछ टेट्रा होते हैं और कुछ को हम ऑक्टा कह सकते हैं या पॉली कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते जाओ, समझ में आ जाएगा पूरी कहानी क्या है। और फिर होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। बस समझो। जैसे मोनो मतलब सिंगल, जैसे ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, सब कितनी कैसी गैसें हैं, एक एक सिंगल एटम है इनका, तो मोनो एटॉमिक सिंगल एटम। डाई जैसे O2 Cl2 डाई है। ट्राई O3 ओजोन ट्राई है। टेट्रा 4 जैसे P4 फास्फोरस, इनकी 4 एंटिटी एक साथ जुड़ जाती है, 4 फास्फोरस के एटम जुड़ सकते हैं। ऑक्टा S8 सल्फर के 8 जुड़ सकते हैं, एलिमेंट एक साथ जुड़ सकते हैं। अब ये तो हो गई कंडीशन इनकी। अच्छा, जैसे जैसे मोनो से आगे बढ़ेंगे हम पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं, क्योंकि पॉली मीन्स मेनी, पॉली एटॉमिक मेनी एटम्स। whenever any molecule or compound which bear more than one atom we can call it as polyatomic। इसके पास एक से ज़्यादा हो वो पॉलीएटॉमिक। अब भाई होमो हेट्रो एक अलग केस है। होमो का मतलब सिमिलर, हेट्रो का मतलब अलग अलग। होमो मतलब सिमिलर, जैसे Cl2 होमो है, O2 होमो है, N2 होमो है। लेकिन यहीं पे अगर हम कह दें NH3, ठीक, CH4 ये अमोनिया है, ये मीथेन है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 अलग अलग एंटिटी आ गई, एक नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे दूसरी गैस है मीथेन गैस, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो अलग अलग एंटिटी, अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होकर के कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसको हम बोल सकते हैं हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज़ें समझ में आई, एटॉमिसिटी समझ में आई, एटॉमिसिटी समझ में आई। इसको निकालने का एक फार्मूला भी होता है। मान लो एटॉमिसिटी पूछ ली जाए, वैसे तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऑक्टा, पॉली आप पता ही कर लेंगे, लेकिन अगर आ ही जाए तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर
किससे, एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर दो तो एटॉमिसिटी आप पता कर सकते हो। खैर ये आगे की बात है, जो कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला बताएंगे उस समय की बात है ये। चलो फिलहाल इतना आप नोट कर लो।